राजनीतिक पार्टियों को गाली देता रहना, वो फैशन बदलने की, उसको जब तक वो बदलेगा तब तक सकारात्मक बदलाव की बात नहीं मानी है। जब वो फैशन बदलेगा, जब नौजवानों को एहसास होगा कि उसका हित, उसके प्रदेश का हित और भविष्य कहाँ जुड़ा हुआ है, और जैसा मैंने उस दिन भी बोला था, जब इस चुनाव से नौजवान जीत कर आएंगे, गरीब लोग जीत कर आएंगे, तो एक बहुत बड़ा मैसेज सारी राजनीतिक पार्टियों को, मेरी पार्टी को छोड़ी सारी राजनीतिक पार्टियों को जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नौजवानों का आगे आना, नौजवान और महिला जैसे आप लोगों ने बोला, मैं भी उससे सहमत हूँ, इनका आगे आना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। एक तो मोनोपोली खत्म होगी, वोट बैंक की मोनोपोली खत्म होगी। नौजवान पढ़ा लिखा है और उससे ज्यादा समझदार है, जब घर में जाता है तो घर में अपने माँ बाप परिवार से भी बातें करता है, उसका भी बहुत असर पड़ता है। तो जो नौजवानों की उम्मीद है और नौजवानों की जो आशा है किसी भी पार्टी विशेष से, जिसको भी वोट दिया उसका है, ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी या उत्तर प्रदेश का नौजवान ओवरऑल एक आक्रोश, एक गुस्सा है सरकार के खिलाफ, और उसका स्वाभाविक चुनाव हमारी पार्टी होगी। पार्टी भी लेवल से ऊपर उठ के बात करें, लेकिन ये परिवर्तन का संकेत निश्चित रूप से है। परिवर्तन का संकेत निश्चित। अशोक प्रधान जी, संतोष जी के पास आने से पहले एक चीज पूछना था कि ये जो फैशन था जनता के बीच नेताओं को गाली देने का, सिस्टम को गाली देने का, लेकिन उसको बदलने के लिए कुछ नहीं करने का, जब ये बढ़ा हुआ वोट पड़ रहा है, ये उसकी तरफ भी बहुत बड़ा एक संकेत का एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ठीक है हम अब गाली नहीं देंगे, हम एक्चुअली वोट डालेंगे और कहेंगे कि हमको इस तरह की पार्टी से इस तरह का कैंडिडेट चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी प्रकाश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो जो शुरू में आपने कहा कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, जनता को, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके ऐसा उम्मीदवार हो। ये जो वोट का प्रतिशत बढ़ा, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये सबको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन जिन्होंने अपने ढंग से अपील की है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के लिए अपील की है, महिलाओं के लिए अपील की है कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, जो हमारे नौजवान हैं उनको किस ढंग से हम उनके दो हाथों को काम दें, रोजगार दें, किस ढंग से स्वाभिमानी जिंदगी वो जी सके, उस सबको लगा मिला के जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इस समय ये परिवर्तन है। और ये जो परिवर्तन है, ये ऐसा परिवर्तन है कि निश्चित रूप से चौंकाने वाले ये जो नतीजे आने वाले हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो जनता है या यूपी की जो मतदाता है या जो नौजवान है उसने देखा है। जी बोलिए सर। हाँ। नहीं, उसने देखा है, युवा वोटर देख रहा है कि किस ढंग से देश आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। आज देख रहा है कि विकास खत्म हो गया। आज देख रहा है कि किस ढंग से ये हमारा देश और प्रदेश जो है ये किस ढंग से बर्बाद हो रहे हैं। आज युवा बाहर निकल के आ रहा है सामने, और युवा जब बाहर निकल के आ रहा है तो वो परिवर्तन चाहता है, और इसीलिए वो अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। उसके अंदर जो जागरण आया है, उसके अंदर जो अवेयरनेस आई है, वो उस बात को दर्शा रही है कि किस ढंग से हम अब देश को भी और प्रदेशों को भी किस ढंग से बचाएं। और ये जो भ्रष्टाचार का खेल है, ये जो विकास ना होने का खेल है, जातिवाद का खेल है, इसको खत्म किया जाए। और निश्चित रूप से ये जो चुनाव है ये बहुत कुछ तय करेगा और इसके नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इसके नतीजे चौंकाने वाले। संतोष जी, आप भी ये मानते हैं कि तमाम फैक्टर्स, मैं कैंडिडेट वाले फैक्टर पर अगले हिस्से में आऊंगा इस प्रोग्राम के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे, ये वो वोटर है जो इन चौंकाने वाले नतीजों को उलट पलट करेगा? अभिनव जी, पहले तो आपको मैं वापस दिल्ली में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। आप अभी यूपी जाके आए हैं। जहां तक यूपी का सवाल है, वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये जो 40% जो युवा हैं और खास करके जो नए 1,40,00,000 नए वोटर जुड़े हैं, राहुल जी के ये जो मेहनत हुई है युवाओं के लिए, एक नया माहौल उन्होंने खड़ा किया है कि अभी तक यूपी की राजनीति जाति और धर्म के ऊपर चल रही थी। अब वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर युवा अलग होना चाहते हैं, वो जाति और धर्म से चिपके नहीं रहना चाहते हैं। इसके लिए वो वैसी जगह जाना चाहते हैं जिनमें उनको अपने प्रदेश का भविष्य लगे, उनका अपना भविष्य लगे। कांग्रेस के वादे तो पहले से हैं, कांग्रेस के वादे को हम अलग करके बात करना चाहते हैं। वास्तव में उनको राहुल जी के ऊपर बहुत आशा बनी हुई है। राहुल जी उनको एक युवा नेतृत्व के रूप में यूपी में भी दिख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में भी दिख रहे हैं।
इसलिए मुझे लगता है इस बार चौंकाने वाले आएंगे और वो चौंकाने सारी पार्टियों को चौंकाएंगे। हमें तो चौंकाने वाले नहीं लगेंगे क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट लग रहे हैं। कांग्रेस नंबर 1 में आएगी और इसका कारण है युवा आगे आए। आप लाइन में देखिए, युवा ज्यादा लोग मिलेंगे, नए वोटर्स मिलेंगे और इसका कारण है संतोष जी कि कांग्रेस पार्टी ने काम इतना किया है। मैं संतोष जी ऑब्वियस है और ये इसमें कुछ गलत भी नहीं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज दावा करेंगी कि ये वोट उनको पड़ना। अगले हिस्से में मैं आऊंगा तो जो दूसरी बात मैंने उठाई थी कैंडिडेट की, कि उम्मीदवार से उम्मीदें जो एक वोटर करता है, क्या वो उम्मीदवार इस बार तय करेंगे कि जो कास्ट की इक्वेशन होती है, जिसे विनेबिलिटी की है, जीतने वाला है उम्मीदवार है, क्या इन सब बातों से ये चुनाव बाहर निकलेगा या ये अच्छी खूबसूरत टेलीविजन पर बैठकर करने वाली बातें हैं जिनकी जमीनी सियासी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हम इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में कुछ बदल रहा है और इसका एक बड़ा संकेत है जो नौजवान लड़कियां महिलाएं आकर अपना वोट डाल रहे हैं। बहुत पॉजिटिव चेंज है डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए। दूसरी बड़ी बात जो मैंने कुछ देर पहले इस प्रोग्राम में रखी थी, कैंडिडेट। हम सब जानते हैं सालों से पॉलिटिकल पार्टीज में एक परंपरा सी बनी हुई है। कैंडिडेट जो डिसाइड होता है वो कास्ट के आधार पर होता है, वहां के लोकल इक्वेशंस जो होते हैं, वहां के समीकरण होते हैं, उस पर तय होता है और कुल मिलाकर जनता को समझ में नहीं आता कि किस तरह का उम्मीदवार उसे चाहिए। जब जनता बाहर निकलकर वोट डालती है, उम्मीदवार कौन है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। राजीव, इस पर हमने आपसे लखनऊ में चर्चा की थी। आपको लगता है कि ये चुनाव में आखिरकार जीत की जो लिस्ट आएगी उसमें सबसे बड़ा लेसन ये भी हो सकता है कि उम्मीदवार कौन खड़ा कर रही है, कौन सी पार्टी? बिल्कुल सही। देखिए, उम्मीदवार क्यों खड़ा करते हैं कि वो पार्टियां चाहती है कि सारी बातें में मानी, जब तक हमारा उम्मीदवार जीत कर नहीं आएगा न हम सरकार की बात कर सकते हैं, न डिलीवर करने की बात कर सकते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जो विनेबिलिटी के नाम पर जैसे भी कैंडिडेट्स को जो भी पार्टी जाति का आधार। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं फैशनेबल हो जाऊंगा, बिल्कुल जाति से बाहर चला जाएगा। इसी के लिए राजनीतिक सुधार की जबरदस्त जरूरत है। और ये सिर्फ अगर देखिए थोड़ा सा हो सकता है मेरी बातें और लगे, लेकिन अगर ये सिर्फ सोच लिया जाए कि राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टियां ही तय करेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि ये लेकिन किसको टिकट दे रहा है तो राजनीतिक पार्टी तय करती है। नहीं, ये बताया ना, आपको बोला सकारात्मक सुधार। इस चुनाव से जब ऐसे लोग जीत कर आएंगे तो राजनीतिक पार्टियां अपने आप सोचने पर मजबूर हो जाएगी हम किसको टिकट दे रहे थे। जब हमारे नौजवान जीत रहे हैं और मान लीजिए मैंने 10 नौजवानों को टिकट दिया, 6 जीत कर आ गए, 5 जीत कर आ गए, तो क्यों अगले बार 100 नौजवानों को टिकट दे? तो ये विजेश, आप मानते हैं, आप यूपी की पॉलिटिक्स को विजेश इतने सालों से देख रहे हैं, आप मानते हैं कि इस बार कैंडिडेट कौन जीत कर आ रहा है ये भी लेसन सिखाएगा ये चुनाव पॉलिटिकल क्लास को? वास्तव में अभिज्ञान जी जो प्रत्याशी तय करने वाले लोग हैं जी, इसमें 2 बातें और जोड़नी होगी। नंबर 1 बात तो जो जीतने वाला हो उसको टिकट दे दो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे कितना ही बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार किए हो। लेकिन इसमें 2 बातें और इससे जोड़नी होगी। एक तो पहली बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि साहब हम आपकी पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक नया कल्चर यहाँ पर चला है, मैं पार्टी के लिए कुछ करना चाहता हूं और इस नाम से मिल जाता है। दूसरा, दो तरह प्रत्याशी होते हैं जो क्षेत्रों में घूमते हैं, मेहनत करते हैं, मिलते हैं लोगों से, लेकिन कुछ प्रत्याशी लोगों के बड़े नेताओं की जेल में पड़े होते हैं। जब चुनाव आता है तो जो घूमते हैं वो किनारे होते हैं, जो जेल में पड़े होते हैं वो निकाल के। और आज इस बार चुनाव में आप देखिएगा, आज आगरा में चुनाव हुआ है, एक प्रत्याशी जो 5 साल से मेहनत कर रहा था, आज उसने कांग्रेस के विद्रोही रूप में लड़ा और जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसी तरह सारी पार्टियों का यही हाल है। इतना भेदभाव है, रिश्तेदार को टिकट दिला देना, अपने जान पहचान को टिकट दिला देना, अपने जेबी आदमी को टिकट दिला देना, और इसके परिणाम सभी दलों भुगतने होंगे। अभिषेक बहुत अच्छा शब्द आपने ब्रिटिश इस डिस्कशन को आगे ले जाने के। संतोष जी, इतने साल से आप सियासत देख रहे हैं, ये जो भेदभाव होता है, फेवरेटिज्म होता है, बड़े नेताओं के करीब प्रत्याशी होते हैं जो एक्चुअली डिजर्विंग कैंडिडेट
कैंडिडेट है जो शायद ग्राउंड पे ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो पहुंच ही नहीं पाता, उसका दिल्ली तक जुगाड़ ही नहीं लगता टिकट हासिल करने के लिए। अब मैं फिर बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि आप तो कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है कि केवल नजदीकी लोगों को मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस में जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है बहुत वाइड सिलेक्शन है। हमारे पास पहले लोकल लेवल से रिकमेंडेशन आता है, स्टेट लेवल से रिकमेंडेशन आता है और उसकी कमेटियां बनती है हर लेवल के ऊपर, तब जाके फाइनल स्टेज पे तय होता है। वो मैं नहीं कहता एवरीथिंग इज फुल प्रूफ, लेकिन जनरली जो चुने जाते हैं और सबसे ज्यादा हम ध्यान रखते हैं कि हमारे कैंडिडेट की छवि कैसी है, हमारा कैंडिडेट हमारी पार्टी के साथ कितने वर्षों से काम कर रहा है, हमारा कैंडिडेट उस क्षेत्र में कब से काम कर रहा है, उसके बाद ही हम टिकट। लेकिन संतोष जी लोग कहते हैं उल्टा है, कांग्रेस में तो कल्चर है कि उनके कैंडिडेट के पिताजी कितने सालों से कांग्रेस पार्टी में है। आपके आप देखिए ना, आपकी सेंट्रल लीडरशिप में जितने पुराने कांग्रेस के बड़े नेता है, सबके बेटे आज कांग्रेस के यंग टर्क्स है, नौजवान चेहरा है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। नहीं सुनिए, एक मिनट जी, एक मिनट। अभी ज्ञान जी, वो जो यंग टर्क्स आप बोल रहे हैं, यंग टर्क्स आप एक भी नाम ऐसा बता दीजिए, कांग्रेस में ही है। सुनिए, मैं आऊंगा, एक भी नाम ऐसा बता, मैं आऊंगा आपके पास संतोष। आप